हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था और उस 3 टाइप के जो मटेरियल्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। डेली लाइफ में हमारे पास इलास्टिसिटी जो है उसका कहाँ यूज़ होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें हमारे पास 3-4 एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से पहली एप्लीकेशंस है कि जो मशीनरी होती है, जितने भी कंपनी वगैरह में या कोई भी आपके पास मशीन है, उस मशीन के जो पार्ट्स होते हैं जो मेटल के बने होते हैं, उन मेटेलिक पार्ट्स के ऊपर हम उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस लगती है और अगर हम स्ट्रेस को हटाते हैं तो जो बॉडी है वो दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन कर लेती है। लेकिन अगर जो इलास्टिक लिमिट है उससे ज़्यादा स्ट्रेस हमने अप्लाई किया तो उसमें डिफेक्ट हो जाता है, वो परमानेंटली डिफेक्ट उसके अंदर क्रिएट हो जाता है और दोबारा से वो ऑब्जेक्ट कभी भी अपनी इनिशियल शेप के अंदर नहीं जा पाता है। तो जितने भी मशीन्स होती है, हैवी मशीन्स होती है, उन सभी मशीन्स के जो पार्ट्स डिज़ाइन किए जाते हैं, उन पार्ट्स को जो मटेरियल है उसकी इलास्टिक लिमिट के हिसाब से, तो कितना मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो मशीन के पार्ट्स झेल सकते हैं, कितना उसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर मशीनरी के पार्ट्स को तैयार किया जाता है। जैसे कोई भी ट्रक है हमारे पास, या कोई बस है, या कोई भी आपके पास फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन है बड़ी, तो ये चेक किया जाता है कि उसके ऊपर लोड कितना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जो उसके पार्ट्स हैं उनको हम डिज़ाइन करते हैं कि जो लोड है वो उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा ना हो। कि इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अगर हमने मशीन के जो ऊपर लोड डाला तो उसके जो पार्ट्स वो परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली जो एप्लीकेशन है वो क्या है, जो मेटेलिक पार्ट्स होते हैं, द मेटेलिक पार्ट्स ऑफ द मेटेलिक पार्ट्स ऑफ मशीनरी आर नेवर subjected to a stress beyond never subjected to a stress beyond elastic limit। इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस उसके ऊपर नहीं हम लगा सकते, अदरवाइज, वरना वो क्या होंगे, अदरवाइज दे विल परमानेंटली डिफॉर्म। परमानेंटली वो डिफॉर्म हो जाएंगे, परमानेंटली डिफेक्ट उनके अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो जो मेटेलिक पार्ट्स है मशीनरी के, उनको कभी भी उसके जो इलास्टिक लिमिट है उससे ज़्यादा स्ट्रेस उसके ऊपर हम नहीं लगा सकते हैं। तो एक तो ये आपके पास है। सेकंड, जो क्रेन होती है जो कि हैवी लोड्स को उठाती है, आपने देखा होगा क्रेन। तो क्रेन जो है वो हैवी लोड्स को उठाती है, तो उसके अंदर जो वेट को उठाने के लिए क्रेन के अंदर रोप्स होती हैं, रस्सी होती है, जो कि आपके पास स्टील वगैरह की बनी हुई होती है या कुछ अलग मटेरियल्स की बनी होती है, जो आपके पास हैवी लोड्स को पिकअप करती है। तो जो उसकी रस्सी वगैरह, जो रोप्स वगैरह हैं, वो किस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं, क्या चीज़ें देखकर उसको डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो क्रेन है कितना वेट उठाएगी, उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें दो चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है जब क्रेन की जो रस्सी है उसको बनाते हैं हम। तो एक तो ये कि वो जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, क्रेन की जो रोप्स है उसको बनाने के लिए जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, वो लोहे की हम बना रहे हैं या स्टील की हम बना रहे हैं, किसी अदर मटेरियल्स की जो रस्सियाँ हम बना रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखी जाती है कि जिस मटेरियल का हम यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट क्या है, मतलब उसके ऊपर मैक्सिमम कितना फोर्स, मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस हम लगा सकते हैं कि वो डैमेज ना हो, टूटे नहीं। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है। दूसरा एक जो फैक्टर होता है, सेफ्टी फैक्टर,
जिसको हम 10 का सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं। जो सेफ्टी फैक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए कि जैसे हमारे पास कोई भी क्रेन है, वो मान लो 1000 किलोग्राम वेट को उठाती है। जो उसकी रस्सी है उसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो 1000 किलोग्राम वेट को उठाने के लिए, ठीक है। कि या हम कहें कि वो जो रस्सी है वो मैक्सिमम लोड अपने ऊपर कितना सहन कर सकती है बिना टूटे हुए, तो मान लो 1000 न्यूटन का जो फोर्स उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। 1000 न्यूटन तक जो है वो नहीं टूटेगी, उसकी इलास्टिक लिमिट 1000 न्यूटन है। तो एक सेफ्टी फैक्टर 10 का मतलब उस रस्सी को डिज़ाइन किया जाता है, तो अगर हमें 1000 न्यूटन फोर्स 1000 न्यूटन का कोई जो फोर्स है वो उस पर अप्लाई करना है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10,000 न्यूटन तक वो जो रस्सी है वो वेट को सहन कर सकती है। तो इस तरीके से दो चीज़ें ध्यान में रख के जो क्रेन की रस्सियाँ हैं उनको बनाया जाता है। तो किस तरीके से, तो जो रोप्स होती हैं, द रोप्स ऑफ क्रेन आर डिजाइंड for pickup and load is decided from the knowledge of elastic limit of material of rope and a factor of safety। जैसे देखिए हमारे पास मतलब अगर हम सपोज कीजिए जो वायर बना रहे हैं, जो रोप हम डिज़ाइन कर रहे हैं, रोप बना रहे हैं क्रेन के लिए, वो हम स्टील की बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टील की बना रहे हैं और हम कितना वेट उठाना चाहते हैं, कितना जो मास है उसको हम उठाना चाहते हैं। तो लेट हम जो है एक मास है उस जो 10 की पावर 4 किलोग्राम का मास उठाना चाहते हैं क्रेन की हेल्प से, ठीक है। किसकी रोप्स बना रहे हैं, स्टील की रोप्स। तो स्टील के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस, स्टील की जो रोप है, स्टील की जो आपके पास रोप्स हम बनाएंगे फॉर स्टील, जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, जो स्टील की जो रोप सहन कर सकती है, वो हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस होती है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें जो हम स्टील यूज़ कर रहे हैं उसकी जो मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट है वो आपके पास ये होती है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम ये कहिए जो अल्टीमेट स्ट्रेस है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो आपके पास कितनी होती है, 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो स्ट्रेस हमने पढ़ा है क्या होता है, जैसे हम जो रस्सी बना रहे हैं स्टील की, मान लो आप रोप डिज़ाइन कर रहे हो, ये एक स्टील की रोप है, ये कितने वेट को उठाने के लिए हमने बनाई है, इसका मास है 10⁴ kg, ओके। ये एक रस्सी है, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो मोटाई है r, रेडियस वो कितनी होगी ये हमें देखना है। तो हमने पढ़ा है कि जो स्ट्रेस जो होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। तो स्ट्रेस जो मैक्सिमम स्ट्रेस है इसके ऊपर कितना ही सहन कर सकती है, तो 3 × 10⁸ जो अल्टीमेट स्ट्रेस है। फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स का मतलब इसके ऊपर जो वेट हम लटकाएंगे, तो वेट होगा कितना, mg। तो फोर्स मीन्स वेट mg डिवाइडेड बाई एरिया, इसका जो एरिया है, ये इसकी जो मोटाई है दैट इज इक्वल टू πr²। तो यहाँ से हम r² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मास कितना हो गया 10⁴, ग्रेविटी की वैल्यू अप्रोक्स हम 10 मान ले,
डिवाइडेड बाई पाई, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 3 × 10⁸ तो आर स्क्वायर जो आएगा इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10⁴ इंटू में 10 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 4 2 4.9 तो ये आपके पास आर स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻³ बचेगा ऊपर डिवाइडेड बाई 9.42 तो जो r आएगा यहाँ से हम सोल्व करके अगर r फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका अप्रोक्स आएगा 0.0103 मीटर। ये आपके पास रेडियस आएगी, या हम सेंटीमीटर में देखें तो 1.03 सेंटीमीटर। मतलब जो स्टील की रस्सी हम बना रहे हैं क्रेन के लिए, उस स्टील की रस्सी की जो रेडियस होगी वो 1.03 सेंटीमीटर होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है इतनी मोटाई की जो एक रस्सी है सीधी, वो अगर हम बनाते हैं तो फिर वो रस्सी आपकी जो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, एक स्ट्रेट रोड होगी। तो फ्लेक्सिबल, क्योंकि हमें उसको पुली के द्वारा खींचते हैं उसके ऊपर, तो पुली पे रोल करती है वो जो रस्सी होती है। तो अगर हम इतनी मोटाई की एक स्टील की जो रोप बनाएंगे तो वो आपके पास एक स्ट्रेट रोड होगी जो बेंड नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, कई सारी पतली पतली जो है रोप्स लेकर, तो आपने देखा होगा कि आपके पास जो क्रेन की रस्सी होती है उसमें कई सारी पतली पतली रोप्स इस तरीके से आपस में लिपट कर एक वो बनाते हैं इस तरीके से, मतलब कुछ आपकी जो डिज़ाइन करते हैं हम रोप्स ऐसे करके, फिर उस रोप की जो मोटाई है वो आपके पास इतनी बनाई जाती। अगर हम सीधी इतनी मोटाई की एक स्टील की रोप बनाएंगे तो वो आपके पास क्या होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगी। और हमें जो पुली होती है उस पुली के ऊपर से वो रोप जाती है तो उसका फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। तो वो जो रोप है हमारे पास उसका फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए हम 2-3 जो है पतली पतली स्टील की वायर्स यूज़ करेंगे, जिससे कि जो रेडियस है वो 1.03 सेंटीमीटर बना सके। एक सिंगल स्टील की रोड के बजाय हम क्या करते हैं, 3-4 वायर्स का ज्वाइंट करके एक रस्सी तैयार करते हैं। तो ये जो है हमारे पास, और ये जो क्रेन है ये कितना वेट उठा पाएगी, यहाँ पर कितना मास उठा पाएगी। तो यहाँ जो सेफ्टी फैक्टर है, एयर सेफ्टी फैक्टर जो होता है 10 का, तो हम यहाँ पर कितना मास इस रोप से उठा सकते हैं। तो मास हमने लिया था 10⁴ kg मल्टीप्लाई सेफ्टी फैक्टर, तो मतलब 10⁵ किलोग्राम तक का वज़न वो क्रेन की रस्सी जो है वो उठा सकती है। ठीक है, तो क्रेन की जो रोप है उसको डिज़ाइन करने के लिए हम इलास्टिक लिमिट का ध्यान रखते हैं और दूसरा सेफ्टी फैक्टर का। तो इससे हम बता सकते हैं कि किसी भी क्रेन का जो है वो कितना वेट उठा रही है, तो उसकी जो रस्सी की मोटाई है वो कितनी होगी, कितना उसका एरिया आएगा, कितना मैक्सिमम लोड वो उठा सकती है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है हम काउंट करके बता सकते हैं इलास्टिक लिमिट को ध्यान में रख के। ठीक है, तो ये आपके सेकंड एप्लीकेशन है। थर्ड जो एप्लीकेशन है, जितने भी माउंटेन्स होते हैं, मैक्सिमम जो हाइट होती है माउंटेन्स की, तो हमें पता है कि माउंटेन जो है आपके अर्थ के ऊपर मैक्सिमम हाइट वाली माउंटेन एवरेस्ट की चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है 8848 मीटर लगभग है ना। तो कोई भी जो माउंटेन है वो मैक्सिमम कितनी हाइट का हो सकता है अर्थ के ऊपर, उससे ज़्यादा क्यों नहीं होता है। ठीक है, ये भी हमारे पास इलास्टिक लिमिट को ध्यान में रखते हुए जो है वो आपके माउंटेन की हाइट आती है। कैसे, अब जैसे हमारी अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर कोई भी माउंटेन है
ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर कोई मान लो कोई माउंटेन है, तो इस माउंटेन की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है और कितनी होती है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अर्थ के लिए जो इलास्टिक लिमिट होती है, अर्थ के लिए जो इलास्टिक लिमिट होती है वो कितनी होती है। तो अर्थ की जो इलास्टिक लिमिट होती है वो होती है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और जो ये माउंटेन है, इस माउंटेन के जो स्टोन्स है, मतलब जो पत्थर है, उनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स, या हम कहें स्टोन्स ऑफ माउंटेन, तो उनकी जो डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है। और यहाँ हम ग्रेविटी जो है जी की वैल्यू को अप्रोक्स 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चले, तो यहाँ पर आपके पास जो मैक्सिमम प्रेशर अर्थ के सरफेस पे लगेगा माउंटेन की वजह से, वो आपका प्रेशर जो है, मैक्सिमम प्रेशर, स्ट्रेस जो होती है, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और मैक्सिमम प्रेशर, तो प्रेशर जो एग्जर्ट करेगी माउंटेन, प्रेशर एग्जर्टेड बाय माउंटेन, या हम कहें मैक्सिमम स्ट्रेस exerted by mountain at earth surface, अर्थ के सरफेस पर जो प्रेशर एग्जर्ट करती है वो आपका कितना होता है, 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ एक फॉर्मूला है जो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे प्रेशर का फॉर्मूला होता है H ρg। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो मैक्सिमम प्रेशर कितना लगेगा, H ρg, जो कि किसके बराबर है, तो H ρg इज इक्वल टू मैक्सिमम जो स्ट्रेस अप्लाई कर रही है माउंटेन अर्थ के ऊपर, वो कितना होता है, 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें हाइट जो है कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी जो मटेरियल्स की अभी हमने लिखी है कि अर्थ जो माउंटेन है, माउंटेन के जो स्टोन्स है उनकी जो डेंसिटी होती है वो 3 × 10⁻³ होती है। जी की वैल्यू हम 10 इज इक्वल टू 3 × 10⁸। तो यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁴। तो एच की जो वैल्यू आएगी आपके पास 10⁴ मीटर, या हम लिख सकते हैं, या आपका लगभग कितना हो जाएगा, 10,000 इतना। तो एच जो है वो आपके पास 10 किलोमीटर के लगभग कि मैक्सिमम जो हाइट है वो आपकी लगभग 10 किलोमीटर के करीब आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा है ये, तो इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि माउंटेन की जो हाइट है वो 10 से कम ही आती है। तो इसको हम लेस देन करके लिख सकते हैं कि जो आपका ये है आपका 10⁻³ तो हाइट है वो आपकी लेस देन 10 किलोमीटर आएगी। ठीक है। तो जो इलास्टिक लिमिट है अर्थ की, मैक्सिमम कितना वेट, वरना अगर आपके पास इससे ज़्यादा हाइट की अगर माउंटेन होगी तो वो अर्थ के अंदर धंस जाएगी, मतलब प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगी, अर्थ जो उसका लोड सहन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जितनी भी माउंटेन्स हैं, मैक्सिमम हाइट की माउंटेन आपकी 10 किलोमीटर से कम हाइट की ही मिलती है। जैसे मैंने बताया था कि जो एवरेस्ट है, हाइट ऑफ एवरेस्ट कितनी होती है, 8,848 मीटर है, सबसे ऊंची जो चोटी है, तो उसकी हाइट ये है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास इलास्टिक लिमिट को ही देख के बनाई गई है। तो ये हमारे पास इलास्टिसिटी की 3 एप्लीकेशन है। इसके बाद में आपकी 2 एप्लीकेशंस और बची हैं।
कि जो आपका ब्रिज वगैरह होते हैं उनके अंदर जो बीम होती है वो आपकी किस शेप की होती है, और एक होलो जो शाफ्ट होता है वो एक सॉलिड शाफ्ट के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। इन दो एप्लीकेशंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको इसमें करना है।